हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। बिहार में अब की बार किसकी सरकार? 10 नवंबर नतीजों के दिन का आपको इंतजार करना होगा, लेकिन चुनावी सरगर्मी बिहार में तेज होती हुई, क्योंकि 28 अक्टूबर पहले चरण का मतदान है। और ऐसे में आज आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आया है ई शिखर सम्मेलन बिहार, जहां दिन भर हमारे साथ बिहार की राजनीति से जुड़े कद्दावर नेताओं के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। और इसी कड़ी में अब बेहद खास मेहमान बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। और मैं देख पा रही हूं कि हाथ में सुशील मोदी जी के वो पट्टी बंधी हुई है, जहां से ड्रिप चढ़ती है, वो नीडल लगी हुई है। कोरोना सुशील जी को हुआ है। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि तबीयत कैसी है आपकी? नहीं, अब बिल्कुल ठीक है, कोई सिम्टम नहीं है। पिछले 7 दिनों से एसिम्टोमेटिक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 3-4 दिनों के अंदर चुनाव मैदान में उतरने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। चलिए सर, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द से जल्द आप पूरी तरीके से स्वस्थ होकर फिर से कमान संभालें प्रचार की। लेकिन इस बीच जब आप अस्पताल में हैं सर, बिहार में बाहर चुनाव प्रचार में कुछ बयार बदलती हुई से महसूस कर पा रहे हैं आप? देखिए, मैं तो लगातार 10 दिनों तक घूमा था जी। कोई बिहार में बदलाव नहीं है। और जो लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सभाओं के अंदर भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो मैं को याद कराना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव तो 1 साल पहले ही हुआ है और उस समय भी तेजस्वी यादव राजद नेताओं की रैलियों में हम लोग से ज्यादा बड़ी भीड़ आती थी, लेकिन एक सीट भी नहीं जीत पाए। तो ये जो भीड़ है, ये उनके समर्थकों की भीड़ है। उनका जो MY समीकरण है, उससे जुड़े जो लोग हैं वो उत्साह में है। तो उसकी एक भीड़ को देखकर ये पैमाना नहीं बन सकता। समाज इतना बड़ा समाज है, समाज में सभी वर्गों के लोग हैं, सभी प्रकार का सोशल कॉम्बिनेशन है, और इसलिए कोई भीड़ पैमाना नहीं। और देखिए, कोई बिहार के अंदर प्रो इनकम्बेंसी की हवा चल रही है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार। और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के नाते बिहार के लिए पिछले 3 साल में जो काम किया है, और नीतीश कुमार और बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने बिहार में 15 साल में जो काम किया है, तो लोग नेताओं की विश्वसनीयता को देखते हैं, उनके परफॉर्मेंस को देखते हैं, वायदों को नहीं देखते हैं। आपने 2019 का क्योंकि यहाँ पर जिक्र किया सर, तो तब तो एलजेपी आपके साथ थी। अब चिराग पासवान, इस फैक्टर को आप किस तरीके से आंक रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान कोई फैक्टर नहीं है। मीडिया ने एक फैक्टर बनाने का प्रयास कर दिया है, और वो तो एक सीट भी मुश्किल से अगर जीत जाए बिहार के अंदर तो बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, ये जो कोई एक दल, ये गठबंधन का दौर है। आपको किसी न किसी गठबंधन के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप अकेले लड़कर आप कोई पत्थर नहीं तोड़ सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप तो चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी, और देखिए जो हमारे विद्रोही है, वो विद्रोही अगर नहीं लोजपा होती तो भी चुनाव लड़ते। बहुत सारे विद्रोही हैं जिनको चुनाव लड़ना है, उनको लगता है मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। उनको एक फॉर्म मिल गया, किसी को RSP मिल गया, किसी को पप्पू यादव की पार्टी जगह मिल गई, कोई मायावती के पास चला गया, कोई लोजपा के पास चला गया। ये बिहार में कोई पहली बार नहीं हुआ है। हर चुनाव में बड़ी संख्या में निर्दलीय विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं। इस बार ये निर्दलीय के बजाय अलग अलग पार्टियों के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार बिहार के अंदर चुनाव का नैरेटिव आपको क्या लग रहा है? और क्या ये नैरेटिव जिस तरीके से आरजेडी कह रही है कि हम सेट कर रहे हैं, हमने नौकरी की बात की और देखो हमारी 10 लाख नौकरी के वादे की मजबूरी में ही बीजेपी को 19 लाख रोजगार की बात करनी पड़ी, आप कैसे देख रहे हैं इसे? भाई, हर पार्टी के मैनिफेस्टो में सड़क, बिजली, पानी, नौकरी, रोजगार, उद्योग ये रहता है। ये किसमें नहीं रहता है? अगर उनका नहीं आता तो क्या बीजेपी अपने घोषणा पत्र में रोजगार का जिक्र नहीं करती? लेकिन हमने ये कहा कि 5 साल में 19 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। हमने ये नहीं कहा कि पहले दिन कैबिनेट की बैठक में हम 10 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। लेकिन सुशील सर, सवाल तो ये पूछा जाएगा ना कि आप लोग जब रोजगार सृजन को लेकर इस तरीके के दावे करते हैं कि भाई 15 साल से तो सरकार आप लोगों की है, समस्या बेरोजगारी की आप ही लोगों के राज में, और 4.5 लाख खाली पद पड़े हुए हैं सरकारी नौकरियों के। ये गणित तो मोदी जी के बिहार वाले हनुमान चिराग पासवान भी बता रहे हैं ना। देखिए, ये सब झूठा प्रचार है कि 4.5 लाख पद खाली है। मुश्किल से 20,000 पद भी खाली नहीं होंगे। जिन्होंने कहा उनके पास कोई आंकड़ा है क्या, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है क्या कि 4.5 लाख खाली है?
बोल दिया कि 4.5 लाख खाली है। और मुझे एक बात बताइए, क्या हिंदुस्तान का तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में बेरोजगारी खत्म हो गई? कोई ऐसा राज्य है जो दावा कर सकता है कि वहां कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? सारे लोगों को रोजगार मिल गया। देखिए, रोजगार ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या, देश की समस्या है। और हम लोगों ने 15 साल में 6 लाख सरकारी नौकरियां दी है, और उनको 15 साल मौका मिला तो 90,000 लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाए। और हमने लाखों जॉब क्रिएट किया। आखिर सड़कें बनी बिहार में, घर घर गांव गांव तक सड़क पहुंच रही है, तो क्या लोगों को रोजगार नहीं मिला? क्या अगर बिजली पहुंची, घर घर बिजली पहुंच रही है, तो क्या बिना रोजगार के ही और बिजली पहुंच गई? तो रोजगार तो पैदा हो ही रहा है, लेकिन और ज्यादा रोजगार की आवश्यकता है। इसलिए और एक बात और ध्यान रखिए, तो सर क्या आप ये कह रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार को विकास के मुद्दे पर घेरने की ये जो दो युवा बिहारियों की कोशिश है, ये महज जुमलेबाजी है? क्या आप इसे कोरी जुमलेबाजी करार दे रहे हैं? देखिए, जुमलेबाजी है कि मैं कहूंगा, लेकिन इसमें कोई इन पर भरोसा नहीं करने वाला है। नहीं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? सबसे बड़ी बात है कि आज मैं कुछ भी बोल दूं तो मेरा इतिहास क्या है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, मेरी विश्वसनीयता क्या समाज में, और मुझे जब मौका लगा तो मैंने क्या करके दिखाया। वे राष्ट्रीय जनता दल को 15 साल बिहार में मौका मिला, आपने क्या किया, ये सवाल लोग पूछेंगे ना। और 15 साल हम लोग को मौका मिला, हम लोगों ने क्या किया? हम थोड़ी करें कि हमने सारी बिहार की समस्याओं का समाधान कर दिया, ये तो कोई दावा नहीं कर रहा है। लेकिन जिस बिहार के अंदर अंधेरे में लोग रहते थे, लालटेन लोग जलाते थे, आज वहां पर गांव में 18 घंटे बिजली है, ये कोई कम बड़ी उपलब्धि है क्या? आज शहरों में 24 घंटा बिजली है। बिहार की सड़कों का क्या हाल था? किससे तुलना होती थी? हेमा मालिनी से तुलना होती थी बिहार की सड़कों की। और आज गांव को पक्की सड़क से हम लोगों ने जोड़ दिया, गांव की गली अब नली बन रही है। अब बिहार में महिलाओं को हैंड पंप पर पानी भरने के लिए जाना नहीं पड़ रहा है, घर में पाइप्ड वाटर सप्लाई हो गई है। जो कोरोना पर हम लोगों ने नियंत्रण करके दिखा दिया। महाराष्ट्र में 40,000 लोग मर चुके कोरोना से, और बिहार के अंदर हजारों लोगों को मौत से हम लोगों ने बचा लिया। हर इसमें तो आपने कोरोना का जिक्र किया सर, वो आप लोगों के संकल्प पत्र के अंदर जो कोरोना की फ्री वैक्सीन की बात कही गई है, उसे लेकर भी बहुत घेराबंदी आप लोगों की हो रही है कि अगर बिहार के लोगों ने नहीं जिताया तो क्या मुफ्त में वैक्सीन नहीं देंगे, तब मरने के लिए छोड़ देंगे क्या बिहार के लोगों को? देखिए, ये तो मजाक किया जा रहा है। ये किसने कहा कि मुफ्त में वैक्सीन? घोषणा पत्र हम कल कहीं के अस्पताल खोलेंगे, आप कल पूछेंगे कि अगर सरकार नहीं बनी तो अस्पताल नहीं खोलेंगे क्या? अरे भी, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करना, ये किसी भी सरकार का दायित्व। हमने ये कहा कि हम कोई शुल्क नहीं लेंगे। अगर केंद्र की सरकार नॉमिनल शुल्क भी लेती है तो बिहार के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन का टीका हम उपलब्ध कराएंगे, और ये तब कराएंगे जब ICMR मान्यता प्रदान करेगा। तब ये कौन बड़ी बात थी? एक ऐसे मुद्दे को मुद्दा बनाया जा रहा है जो कि एक भले मनसा के साथ कही गई बात है। क्या इस देश के लोगों को वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है? और डॉक्टर हर्षवर्धन ने तो स्पष्ट कर दिया कि केवल बिहार नहीं, देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में टीका उपलब्ध कराया जाएगा। अगर हमने इसको घोषणा पत्र में शामिल किया तो क्या गुनाह किया हम लोगों? ठीक है, आप कह रहे हैं कि भली मंशा से किए गए एक वादे पर जबरन सवाल उठा रहा है विपक्ष, लेकिन वही विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए, जो बीजेपी है, जो NDA है, वो दरअसल बिहार के मुद्दों से हटाना चाहता है जनता का ध्यान। इसी वजह से बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री अपनी पहली रैली करते हैं तो उसमें कश्मीर, अनुच्छेद 370 सबकी बात कर डालते हैं। ये तो राहुल गांधी कल आए तो उन्होंने क्या भाषण किया? राहुल गांधी ने चीन की चर्चा क्यों की? राहुल गांधी ने नोटबंदी की चर्चा क्यों की? अरे भाई, केंद्र के जब लोग आएंगे, राष्ट्रीय स्तर के नेता आएंगे, तो केवल नरेंद्र मोदी ने चीन की चर्चा, केवल उसी की चर्चा थोड़ी की है। 370 की चर्चा नहीं की उन्होंने, तो बिहार के मुद्दों पर भी आधे घंटे भाषण किया है। तो स्वयं की ये चुनाव जो हो रहा, तो केंद्र की सरकार के प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता क्या है? इसलिए कहते हैं कि नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, और नीतीश कुमार है तो विकास है, और बीजेपी है तो भरोसा है। देखिए, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और बीजेपी, ये तीनों मिलकर एक ऐसा अलायंस है कि बिहार के लिए कुछ भी कर सकता है। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का पैकेज बिहार के लिए देने का ऐलान किया। एक एक पैसा खर्च हो रहा है। गंगा नदी पर कितने पुल बन रहे हैं, बिहार के अंदर 4 लेन का जाल बिछ रहा है। ये नरेंद्र मोदी के
25,000 करोड़ के पैकेज का कमाल है। कोइलवर प्रथम चरण का चुनाव होने जा रहा है। 150 साल पहले कोइलवर पुल बना था, उसके बगल में नया पुल बनकर तैयार हो गया, नरेंद्र मोदी की देन है। पटना से आरा बक्सर 4 लेन बन रहा है। पटना रुझान, यानी अभी दरभंगा से हवाई सेवा शुरू हो रही है 8 तारीख से। दरभंगा कोई सोच सकता था सपने में क्या कि बिहार के दरभंगा से बेंगलोर के लिए, दिल्ली के लिए और मुंबई के लिए हवाई सेवा प्रारंभ होगी। सुशील सर, जो आप तमाम काम गिना रहे हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि बिहार के अंदर जो बीजेपी कार्यकर्ता है, क्या वो ये चाहता है कि प्रदेश में कमान भी किसी बीजेपी के नेता ही के हाथ में है, अब सीएम के तौर पर? क्योंकि हमने देखा कैसे नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साझा रैली, और वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि सीएम के तौर पर अब बीजेपी से ही कोई चाहिए, नीतीश नहीं। इसे लेकर नाराजगी है क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं में? देखिए, बीजेपी जेडीयू का गठबंधन आज का गठबंधन नहीं है, ये 22 साल पुराना गठबंधन है। दोनों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी और समझदारी है, और बीजेपी ने सोच समझकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। वो सब तो सही है सर, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता ये भी तो देखता है ना कि कैसे यही नीतीश कुमार थे जो 2014 लोकसभा चुनाव में छिटके थे नरेंद्र मोदी के नाम पर इसी एनडीए से। यही नीतीश कुमार थे 2015 में बीजेपी को हराने के लिए बिहारियों के डीएनए की बात करते हुए अपने धुर विरोधी लालू प्रसाद यादव के साथ चुनाव मैदान में उतरे थे। बीजेपी के कार्यकर्ता की आंखें मूंद लेता है इन सबसे। नहीं, देखिए, आंखें मूंदने की बात नहीं है, लेकिन लौट कर आए ना, और उनको भी मालूम है कि बीजेपी जेडीयू की सरकारी बिहार में बेहतर सरकार चला सकती है। एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बिहार में कोई एक पार्टी अपने बलबूते सरकार नहीं बना सकती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो। ये गठबंधन का दौर है, आपको 2, 3, 4 दलों के साथ मिलकर गठबंधन बनाना पड़ेगा। बेचारे सामान्य कार्यकर्ताओं को इतनी राजनीति की समझदारी की बातों को समझ सके, आखिर वीआईपी पार्टी से क्यों समझौता करना पड़ा, क्यों हम पार्टी से करना पड़ा, क्यों जदयू से करना पड़ा? तो जमीनी सच्चाई है कि कोई भी एक पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल तो अकेले बिहार में 15 साल तक सरकार चला रही थी, आज उसको अलायंस में जाना पड़ा है, तो इसलिए नीतीश कुमार को अलायंस में जाना पड़ा है। और 2015 में हमने चुनाव लड़कर देख लिया, और 2014 में नीतीश कुमार ने लोकसभा का चुनाव अलग लड़कर देख लिया। एक बिहार की सच्ची एक बात और मैं बता दूं आपको कि बिहार की राजनीति का एक त्रिभुज है, एक भुजा है आरजेडी, एक भुजा जेडीयू और एक भुजा बीजेपी, और त्रिभुज की 2 भुजा जब मिल जाती है तो तीसरी से बड़ी हो जाती है। तो जब बीजेपी और जेडीयू मिल गई तो लालू यादव को 2010 में 22 पर पहुंचा दिया, और फिर जब आरजेडी और जेडीयू मिल गई तो बीजेपी 55 पर पहुंच गई। आज फिर बीजेपी जेडीयू एक साथ आ गई है, तो राजद का दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं रहेगा। राजद कांग्रेस कहां चली जाएगी पता नहीं चलेगा, लेकिन जब 10 को वोटों की गिनती प्रारंभ होगी तो 2010 के अंदर जो राजद का हाल हुआ था, कांग्रेस का हाल हुआ था, वही हाल बिहार के अंदर राजद गठबंधन का होने वाला है। ठीक है सर, समीकरण तो आपने पूरा बता दिया यहाँ पर किस तरीके का गणित है सीधे, और कैसे कागज पर एनडीए मतलब बीजेपी जेडीयू जब साथ है तो सामने विरोधी कहीं दूर दूर तक टिक नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा आरोप जो इन बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर लग रहा है वो ये कि बिहार में जो चिराग है उसमें तेल बीजेपी का ही है। चिराग पासवान तो हर बार यही दम भर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बनाऊंगा। भाई, वो एक सीट जीतेंगे क्या कि मुख्यमंत्री बनाएंगे? पहले तो वो ये बताएं कि क्या एक सीट में बिहार में जीतने वाले हैं क्या? और देखिए, जब अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, प्रकाश जावड़ेकर ने, नड्डा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा गठबंधन एलजेपी के साथ नहीं है, हमारा बिहार में जो गठबंधन है वो जो 4 दलों का गठबंधन है उसमें एलजेपी शामिल नहीं है। वो कहते हैं कि मैं हनुमान हूं, तो ये हनुमान तो लंका जलाने के बजाय अयोध्या जलाने में लगे हैं। अगर वो नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी के निर्णय का विरोध कर रहे हैं, अमित शाह के निर्णय का विरोध कर रहे हैं, तो देखिए ये इस तरह के छोटे छोटे दल बहुत सारे हैं चुनाव के दौरान। पर सर, सवाल इससे बड़ा हो जाता है कि वो तो खुद हनुमान बता रहे हैं ना, अब इस हनुमान की भक्ति का क्या करेंगे? इलाज कोई नजर आता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वो भी कुछ क्लियर कर नहीं जाते हैं सर। इससे ज्यादा क्लियर क्या होगा? जी, इससे ज्यादा संकेत क्या है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, भाजपा जदयू की सरकार, इतना इससे ज्यादा स्पष्ट कोई प्रधानमंत्री क्या कर सकता है? और हर छोटे मोटे दल पर टिप्पणी प्रधानमंत्री करे, ये शोभा नहीं देता है।
तो सर फिर चलते चलते अपना असेसमेंट और बता दीजिए आप कि इस विधानसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है सर? बीजेपी जेडीयू ज्यादा सीटें जीतेंगे तो जाहिर सी बात है आप ही लोग अपने दावे करेंगे सर। ज्यादा सीट किसको मिलेगी दोनों में से, बीजेपी या जेडीयू? देखिए, जिसको भी ज्यादा सीट मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। और किसको ज्यादा सीट मिलेगी आज कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों तीनों मिलकर 3/4 के बहुमत से बिहार में फिर से 5 साल के लिए जनता की सेवा करेंगे और एक एक वायदे को पूरा करेंगे। इसके पहले भी बिहार के अंदर जो वायदा किया हम लोगों ने, नीतीश जी ने 7 निश्चय का जो वायदा किया, एक भी वायदा ऐसा नहीं जो पूरा नहीं हुआ। हर वायदे को जमीन पर उतार कर दिखाया है। ये बिहार की जनता को भरोसा है, यही लोग ईमानदार हैं, यही लोग काम करने वाले लोग हैं और यही लोग काम कर सकते हैं। इसमें दोबारा जनता हम लोग को जनादेश देगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। वादे आप लोग कर रहे हैं जनता से, अब देखना यह है कि जनता किसके वादे पर कितना भरोसा करती है। नतीजे सबसे तेज, सबसे सटीक जरूर देखिएगा एबीपी न्यूज पर हमारे साथ। 10 नवंबर को एबीपी न्यूज पर आज लगातार जारी है ई शिखर सम्मेलन।